हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को लोक प्रशासन पढ़ा रहा हूं और लोक प्रशासन के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट आज समाप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लोक प्रशासन क्या है, अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन का विकास इत्यादि अध्यायों को मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आप लोगों को आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका से अवगत कराने जा रहा हूं। यह जो टॉपिक है यह फर्स्ट यूनिट से अंतिम चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका। जैसा कि हम लोक प्रशासन को पढ़ चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूं कि लोक प्रशासन है क्या। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन क्या है यानी कि प्रशासन के साथ जब लोक शब्द लग जाता है तो यह क्या हो जाता है, यह प्रशासन के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना ही प्रशासन लोक प्रशासन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन करना। किसके ऊपर प्रशासन करना? जनता के ऊपर। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, कार्यपालिका के द्वारा, या जो कुछ प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उस प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन ही प्रशासन होता है। और जब वही नीति, उसी नीतियों का क्रियान्वयन जनहित में किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है, तो वो लोक प्रशासन होता है। तो हम देख रहे हैं कि आधुनिक राज्यों में प्रशासन का दायरा काफ़ी विस्तृत होता चला गया है। अब लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित नहीं रह गया है, लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक स्तर पे विस्तृत होता जा रहा है। अब लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक हो गया है। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक हो गया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति के पालने से लेकर कब्र तक लोक प्रशासन की भूमिका नजर आती है। तो जो लोक प्रशासन का दायित्व है, लोक प्रशासन का दायित्व राज्य और प्रशासकों का है। राज्य सरकार और प्रशासक। राज्य सरकार और प्रशासक, यह राज्य सरकार का चुनाव जनता के द्वारा समय समय पर किया जाता है और 5 साल इनका टर्म होता है। 5 साल की अवधि होती है, 5 साल के बाद फिर नियतकालीन निर्वाचन किया जाता है। तो जो लोक प्रशासन होता है, लोक प्रशासन का दायित्व राज्य और प्रशासकों का है और मानव जीवन के हर क्षेत्र में इनकी भूमिका में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, दिनों दिन प्रगति होती जा रही है। तो राज्य का लक्ष्य क्या है? एक कुशल प्रशासन होता है। राज्य का लक्ष्य एक कुशल प्रशासन होता है। कुशल प्रशासन, राज्य का दायित्व होता है कि वह कुशल प्रशासन करे और कुशल प्रशासन करने के लिए वह प्रशासकों का सहयोग प्राप्त करे। राज्य सरकार प्रशासकों का सहयोग प्राप्त करे और प्रशासकों के माध्यम से वह कुशल प्रशासन का संचालन करे। यह प्रत्येक राज्य का लक्ष्य होता है, प्रत्येक राज्य का दायित्व होता है। चाहे वह समाजवादी राज्य हो, चाहे प्रजातांत्रिक राज्य हो, चाहे साम्यवादी राज्य हो, हर राज्य का लक्ष्य होता है उत्तम जीवन की प्राप्ति। जैसा कि अरस्तु कहता है अपने ग्रंथ राजनीति में, पॉलिटिक्स में अरस्तु कहता है कि राज्य का उद्देश्य क्या है, राजनीति का उद्देश्य क्या है? उत्तम जीवन की प्राप्ति। तो राजनीति का उद्देश्य सदैव से यही रहा है कि मानव का कल्याण हो, उत्तम जीवन की प्राप्ति हो। इसी तरह से लोक प्रशासन का भी उद्देश्य है उत्तम जीवन की प्राप्ति, यानी कि लोक प्रशासन मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में ऐसे ऐसे कार्य करे जिससे मनुष्य सुखी हो, संपन्न हो और जितनी भी समस्याएं हैं वह सारी समस्याएं दूर हों। इन सबका दायित्व किसके ऊपर निर्भर होता है? प्रशासकों का। किसके माध्यम से? राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासकों के ऊपर यह निर्भर होता है। तो प्रशासक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और प्रशासक के साथ साथ राज्य भी विभिन्न कार्य करता है। राज्य सरकार उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के कार्य उसको करने पड़ते हैं। जैसे कि वह देश की राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासक कौन कौन से कार्य करते हैं? अपने देश की सुरक्षा करते हैं, अपने देश की सुरक्षा करते हैं। बाह्य आक्रमण से अपने देश की सुरक्षा करते हैं। बाह्य आक्रमण से अपने देश की सुरक्षा करते हैं। राज्य के अंतर्गत लोक प्रशासकों को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि जो लोक प्रशासक होते हैं
वह अपने देश की सुरक्षा करते हैं, वायु आक्रमण से अपने देश की सुरक्षा करते हैं, जो विदेशी आक्रांताओं से अपने देश की रक्षा करते हैं। यह कार्य किसका होता है? प्रशासकों का ही होता है। यह कार्य राज्य द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासकों का ही होता है। हम देखते हैं कि नेता नहीं जाते हैं सीमा पर लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, मंत्री नहीं जाते हैं, नेता नहीं जाते हैं। ये जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, यह अधिकारी वर्ग ही जाता है। सेना का जो जनरल होता है वह जाता है, जो वायुसेना अध्यक्ष होता है या जो नौसेना अध्यक्ष होता है, वही सब लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अपने देश की सुरक्षा का कार्य उन्हीं के ऊपर करते हैं, उन्हीं के ऊपर होता है। यानी कि वह देश के सुरक्षा प्रशासक हैं, वह देश के सुरक्षा प्रशासक हैं, वह सुरक्षा का कार्य करते हैं, अपनी सीमा की रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो प्रशासकों का कार्य होता है कि अपने देश को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना। तो जो प्रशासक होते हैं, प्रशासकों का कार्य होता है कि बाह्य आक्रमणों से अपने देश की सुरक्षा करना। जो विभिन्न उपद्रव होते हैं, जो आंतरिक उपद्रव होते हैं, जो दंगे होते हैं, उन दंगों को रोकना ही प्रशासक का कार्य होता है। जैसे हम देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था जो होती है, वह पुलिस व्यवस्था विभिन्न उपद्रवों को देखती है, विभिन्न सामाजिक समस्याओं का निपटान करती है, विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है। जो एसपी होते हैं, आईजी होते हैं, डीआईजी हैं, इनके द्वारा ही राज्य में कानून और शांति व्यवस्था स्थापित की जाती है। और कानून और शांति व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व किसका होता है? पुलिस प्रशासन का होता है, पुलिस प्रशासन का होता है। साथ ही साथ मंत्रियों का भी उत्तरदायित्व होता है। तो न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करना, यह न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करना भी राज्य का लक्ष्य होता है। यानी कि जब तक राज्य में न्याय व्यवस्था कायम नहीं रहेगी, तब तक समाज में विषमता व्याप्त रहेगी और विभिन्न प्रकार के संघर्षों का जन्म होगा। इसलिए राज्य का यह दायित्व होता है कि वह अपने राज्य में न्यायिक प्रशासन की स्थापना करे, न्यायिक प्रशासन की स्थापना करे। हम देख सकते हैं कि न्यायिक प्रशासन के जो बिंदु हैं या जो अभिकरण हैं, न्यायिक प्रशासन के जो बिंदु हैं और अभिकरण हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रत्येक जिला में जिला न्यायालय की स्थापना की गई है। तो जो न्यायिक व्यवस्था होती है, यह न्यायिक प्रशासन का कार्य करती है। ये विभिन्न प्रकार के विवादों का निस्तारण करती है, जनता की समस्याओं को सुलझाती है। जनता के जो विभिन्न प्रकार की मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों का निस्तारण इस न्यायिक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करना। यानी राज्य का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था का स्थापना करना, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना, औद्योगिकरण करना। ये भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जीविका निर्वाह के लिए साधन आवश्यक होते हैं। जब तक उनके पास संसाधन नहीं रहेंगे, वह अपनी जीविका का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए राज्य का दायित्व होता है कि वह प्रशासकों के माध्यम से भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करें, उद्योग धंधे स्थापित करें और लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराएं और लोगों को आवश्यकता पड़ने पर वह सहायता उपलब्ध कराएं। राज्य का यह दायित्व होता है कि वह देखे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति हो। और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व जो होता है वह राज्य का होता है, राज्य प्रशासन का होता है। औद्योगिकरण करना, जब तक राज्य औद्योगिकरण नहीं करेगा, तब तक रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के संसाधन की व्यवस्था नहीं करेगा या विभिन्न प्रकार के मिल, फैक्ट्रियां, कल कारखाने नहीं लगाएगा, तो विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन है, विभिन्न वस्तुओं का जो उत्पादन है, वो उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को, राज्य प्रशासन को चाहिए कि वह औद्योगिकरण करे, राज्य का अधिक से अधिक औद्योगिकरण करे। और जब राज्य का अधिक से अधिक औद्योगिकरण करेगा, तो राज्य में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, सबको रोजगार सुनिश्चित हो पाएगा, अधिकांश लोगों को रोजगार सुनिश्चित हो पाएगा, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे, अपनी जीविका का निर्वहन कर सकेंगे। तो राज्य का यह सब दायित्व होता है, राज्य प्रशासन का, कि वह अपने देश की इन सभी समस्याओं से निजात पैदा करे। राज्य का यह परम दायित्व होता है कि वह ये विभिन्न कार्य करे, जनता के लिए विभिन्न कार्य संपादित करे, तो राज्य का यह दायित्व होता है कि वह जनता के लिए ये सारे कार्यों का संचालन स्वयं करे, प्रशासकों के माध्यम से स्वयं करे। क्योंकि राज्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि राज्य को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे आतंकवाद, गृह युद्ध, अशिक्षा, गरीबी, बेकारी, भूखमरी और सांप्रदायिकता।
और आर्थिक विषमताएं, विभिन्न समस्याएं होती हैं राज्य में, और राज्य को इन सारी समस्याओं को दूर करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन का यह परम दायित्व हो जाता है कि वह इन सभी समस्याओं का निदान करे। लोक प्रशासन का परम दायित्व हो जाता है कि इन सभी समस्याओं का निदान करे और देश को संकट काल के लिए तैयार करे, और देश को संकट काल का मुकाबला करने के लिए तैयार रखे। यानी कि देश में हमेशा लोगों को अलर्ट रखे कि कभी आपदा आ जाती है, कभी आपदा आ जाती है, या फिर युद्ध की आशंका उत्पन्न हो जाती, या युद्ध की आशंका उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वह देश को तैयार करे, देश के नागरिकों को तैयार करे, देश के प्रशासन को तैयार करे। तो देश के सभी नागरिकों को अलर्ट रखे, यानी मुकाबला करने के लिए देश को हमेशा तैयार रखना चाहिए। यानी कि इतने संसाधन होना चाहिए, इतनी सुविधाएं होना चाहिए कि आपातकाल के समय किसी प्रकार की कमी न पड़े। तो हम देख सकते हैं कि आतंकवाद, गृह युद्ध, अशिक्षा, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, सांप्रदायिकता, आर्थिक विषमता, जितनी भी विषमताएं हैं, ये सारी विषमताएं किसके द्वारा दूर की जाती है? लोक प्रशासकों के द्वारा दूर की जाती है। राज्य प्रशासकों के माध्यम से अपने सारे कार्यों को करता है। हम देखते हैं कि जो राज्य का प्रशासन होता है वह प्राचीन काल में भी प्रशासन होता, प्राचीन काल में राजा होता था, उसके मंत्री होते थे, फिर जो ग्राम के प्रशासक होते थे उनको ग्रामीण कहे जाते थे। सभा और समितियां होती थी, जैसा कि मनुस्मृति में हमें सभा और समितियों नाम की दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, और ये सभा और समितियों के माध्यम से ही राजा कार्य करता था। यानी कि राजा जो होता था देश का प्रशासक होता था, उसके अंदर उसके अधीन न्यायिक शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ, तीनों शक्तियाँ राजा के अधीन समाहित होते थे। लेकिन राजा भी स्वयं अपने विवेक से कार्य नहीं करता था, वह मंत्रियों के माध्यम से कार्य करता था। मंत्री परिषद भी होती थी, उस समय भी मंत्री परिषद होती थी, और प्रत्येक मंत्रियों को एक विभाग दे दिया जाता था, और वह मंत्री अपने विभागों का संचालन करते थे, सचिवों के माध्यम से संचालन करते थे। इसी तरह से वर्तमान में हम देख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके लिए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी संस्थाएं हैं। जैसे कि केंद्र के लिए संसद है, न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कार्यपालिका है। दो प्रकार की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो ये प्रशासन में भूमिका अपनी निभाते हैं, किसके माध्यम से? आईएएस के माध्यम से, आईपीएस के माध्यम से, आईएफएस के माध्यम से। जो भारतीय लोक सेवाओं के अधिकारी होते हैं, आईएएस कैडर के जो अधिकारी होते हैं, इन्हीं के माध्यम से प्रशासन करते हैं। तो इस तरह से जो देश के जो प्रशासक होते हैं वह सभी प्रकार की, उनका दायित्व होता है कि वह सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करें और आर्थिक विषमता का अंत करें। आर्थिक विषमता, विभिन्न कानून बनाकर आर्थिक विषमता का अंत किया जाए, और आर्थिक विषमता का अंत करने के लिए सबको न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, अधिकांश लोग सबको रोजगार सुनिश्चित किया जाए, और भुखमरी की जो समस्या है उस भुखमरी की समस्या को दूर किया जाए, गरीबी की समस्या को दूर किया जाए, अशिक्षा की समस्या को दूर किया जाए। इन सभी समस्याओं को दूर किया जाए, कानून बनाकर, योजनाएं बनाकर योजनाओं को लागू किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वह जीवन के हर क्षेत्र में नजर आती है। तो हम देखते हैं कि लोक प्रशासक जो होते हैं, प्रशासक जो होते हैं, ये विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। लोक प्रशासकों का यह दायित्व होता है कि वह जन भावना के साथ तारतम्य स्थापित करे, स्वयं को जनता का मालिक न समझे वरन सेवक समझे। जनता का मालिक जो ये प्रशासक होते हैं उनको जनता का मालिक नहीं समझना चाहिए बल्कि जनता का सेवक समझना चाहिए, और राजनीतिज्ञों को नीति निर्माण में कुशल और संयमित सहयोग दें। जो हमारे नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, इन नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, और प्रशासकों को भी नीति निर्माण में सहयोग देना चाहिए। प्रशासकों का यह दायित्व होता है कि अनुचित दबाव में आकर जनता का अहित न करें, जनता का अहित वह न करें। राजनीतिक दबाव में आकर किसी प्रकार का अहित नहीं करना चाहिए। जनता को एक स्वच्छ, कार्यकुशल और अनुशासन प्रशासन देना चाहिए। तो जनता की सेवा करने के लिए, सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, जो विभिन्न प्रकार के आपदाओं से रक्षा के लिए, यह सब कार्य जो होते हैं यह लोक प्रशासन के द्वारा ही किए जाते हैं। यह सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रशासकों के द्वारा ही किए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि एक जो जिला होता है उस जिले में
जिला में जिला का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? डीएम के द्वारा किया जाता है, डीएम। और यह डीएम जो होता है वह पूरे जिले का प्रशासक होता है। जिले के अधीन डीएम के अधीन विभिन्न विभाग होते हैं। विभिन्न विभागों का देख रेख करने का दायित्व उस डीएम के ऊपर होता है। यानी कि जिले में कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है और डीएम की होती है कि उसके ज़िले में इस प्रकार विभिन्न प्रकार की घटनाएं कैसे घटित होती हैं। यानी कि इन सब की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? जिला प्रशासन यानी कि डीएम की होती है। इसी तरह से राज्य का प्रशासन जो होता है वह विभिन्न सचिवों के माध्यम से किया जाता है, मंत्रियों के माध्यम से किया जाता है। ये जो सचिव होते हैं, जो विभिन्न विभाग के सचिव होते हैं, सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं, सेक्रेटरी जो विभिन्न विभाग के होते हैं, यह मंत्रियों से संबद्ध रहते हैं। यह अपने विभाग की समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान मंत्रियों को करते रहते हैं। समस्त सूचनाएं मंत्रियों को बताते रहते हैं और मंत्रियों के दिशा निर्देशन में कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे देश का या किसी भी देश का प्रशासन चलाया जाता है। फ्रेंच विचारक पुजेट ला का विचार है। फ्रेंच विचारक एक है पुजेट ला। फ्रेंच विचारक पुजेट ला। फ्रेंच विचारक पुजेट ला का विचार है कि प्रजातांत्रिक प्रशासन को 3 मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। पहला, वह लोगों के साथ अधिकाधिक संपर्क स्थापित करे। यानी कि जो प्रशासन है वह लोगों के साथ अधिक से अधिक संपर्क स्थापित करे और प्रशासन का संचालन प्रशासकों या निर्देशक वर्ग के हितों में न होकर लोक प्रशासन स्वेच्छाचारतापूर्ण न बने। यानी कि जो प्रशासन होता है वह प्रशासन अपने हितों में नहीं करना चाहिए बल्कि जनता के हितों में करना चाहिए। लोक प्रशासक को स्वेच्छाचारीपूर्ण नहीं होना चाहिए। लोक प्रशासक को स्वेच्छाचारीपूर्ण नहीं होना चाहिए। दूसरा पुजेट ला कहते हैं कि प्रशासन केवल अधिकारी वर्ग के पद सोपान द्वारा ही नहीं बल्कि लोक स्वतंत्रताओं द्वारा भी सीमित होनी चाहिए। लोक स्वतंत्रताओं द्वारा भी नियंत्रित होनी चाहिए। यानी कि जो ये लोक प्रशासक होते हैं, यह लोक प्रशासक होते हैं, इनके अंदर इनमें विभिन्न अधिकारी वर्ग होता है, विभिन्न कर्मचारी वर्ग होता है। तो यह केवल प्रशासक के द्वारा ही नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि जनता के द्वारा भी इनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा भी इनको प्रशासकों को नियंत्रित किया जाना चाहिए और जनता के प्रतिनिधियों को पूर्ण स्वतंत्रता हो कि वे प्रशासन पर विचार और समीक्षा कर सकें। प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो। प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो, इसके लिए नेता और मंत्री भी जिम्मेदार होते हैं। जो हमारे विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं या फिर जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वह प्रतिनिधि भी इस प्रशासन का दायित्व इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी निर्भर करता है। इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रशासक होते हैं वह जनहित में कार्य करते हैं और सरकार की नीतियों को लागू करते हैं। सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने का कार्य प्रशासकों का ही होता है। पुजेट ला अब तीसरी बात यह कहते हैं कि प्रशासकीय शक्ति और राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहे। यानी कि जो प्रशासकीय शक्ति हो राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण और निर्देशन में रहे। यानी सत्ता 2 प्रकार की होती है, एक राजनीतिक सत्ता होती है, एक प्रशासकीय सत्ता होती है। राजनीतिक सत्ता का हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि हम देखते हैं कि हर 5 साल के बाद निर्वाचन होता रहता है और सरकार बदलती रहती है। लेकिन जो प्रशासकीय सत्ता होती है वो प्रशासकीय सत्ता बनी रहती है, प्रशासकीय सत्ता बनी रहती है। तो एक राजनीतिक सत्ता हो जाती है, राजनीतिक सत्ता, और दूसरा प्रशासकीय सत्ता होती है। तो जो प्रशासकीय सत्ता होती है उनका ये दायित्व होता है कि वह जनहित के अधीन कार्य करते रहें, सरकार के निर्देशों के अनुरूप वह कार्य करते रहें, सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते रहें और वह राजनीतिक सत्ता के अधीन रहें। ये जो प्रशासकीय सत्ता है यह प्रशासकीय सत्ता राजनीतिक सत्ता के अधीन रहकर कार्य करे और समय समय पर इस राजनीतिक सत्ता का निर्देशन प्राप्त करे और इनके नियंत्रण में रहे। तो इस तरह से पुजेट ला का विचार है कि तभी हम एक उत्तम लोक प्रशासन की स्थापना कर सकते हैं, तभी हम एक उत्तम लोक प्रशासन की स्थापना कर सकते हैं और तभी राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए अब आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका पर एक नज़र डालते हैं कि आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है। पहला,
लोक प्रशासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होना। हम देखते हैं कि वर्तमान में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है और लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, यानी कि जनता ही प्रतिनिधि चुनती है, वही कानून बनाती है और उसी कानून के माध्यम से जनता स्वयं शासित होती है, यानी कि इसमें जनता शासक होती है, जनता शासित होती है लोकतांत्रिक देशों में, यानी लोकतंत्र में। तो जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पर प्रशासन में भी लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया जाता है। प्रशासन में भी लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया जाता है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और इसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता है और व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जाती है, यानी कि व्यक्ति के महत्व और सम्मान की रक्षा की जाती है, हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। और प्रजातांत्रिक राज्यों में अधिकाधिक लोक संपर्क संस्थाओं की स्थापना की जाती है। जो लोक संपर्क संस्थाएं होती हैं उन विभिन्न लोक संपर्क संस्थाओं की स्थापना की जाती है, उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जन कल्याणकारी कार्यों का अधिक से अधिक विकास किया जाता है। तो लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसी तरह से लोक प्रशासन भी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक प्रशासन का यह कर्तव्य होता है कि वह जनहित में कार्य करते ही रहे। और हम वर्तमान समय में भी देखते हैं कि जो प्रशासक हैं वह जनता के लिए ही कार्य करते हैं। सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासकों के द्वारा ही किया जाता है, जनहित में किया जाता है। और इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट है जनता का प्रशासन में समुचित भागीदारी। जनता का जब तक प्रशासन में समुचित भागीदारी नहीं होगी तब तक वह प्रशासकीय नीतियों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए जनता को भी प्रशासन में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को परामर्शदात्री समितियों और मंडलों में स्थान दिया जाना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं, प्रशासकीय समितियां होती हैं या परामर्शदात्री समिति होती है या फिर विभिन्न प्रकार के जो निदेशक मंडल बनाए जाते हैं, इस निदेशक मंडल में जनप्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाना चाहिए और दिया जाता भी है। जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है। विभिन्न हित समूहों को प्रशासकीय नीतियों पर स्वस्थ प्रभाव डालने का अवसर दिया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं, जैसे शिक्षक समुदाय होता है, किसान समुदाय होता है, छात्र संघ होता है, विभिन्न प्रकार व्यापारी संघ होता है, विभिन्न प्रकार के जो हित समूह होते हैं, इन हित समूहों की भी प्रशासन में भूमिका नजर आनी चाहिए। और प्रशासक को चाहिए कि वह नीतियां बनाने में, प्रशासकीय नीतियां बनाने में विभिन्न हित समूहों का सहयोग प्राप्त करें, क्योंकि जो विभिन्न हित समूह होते हैं यह अपने समूहों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। प्रशासक विभिन्न हित समूहों की समस्याओं को नहीं जान सकता है, इसलिए एक प्रशासक को चाहिए कि विभिन्न हित समूहों को एकत्रित करे और उनके द्वारा विभिन्न समस्याओं को सुने, विभिन्न समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं का निदान करने का प्रयत्न करे। तो जनता का प्रशासन में समुचित भागीदारी होने से सहयोग की भावना बढ़ेगी, सहयोग की भावना में वृद्धि होती है और यह जो प्रशासक और जनता के बीच की दूरी होती है वह कम होती है। प्रशासक और जनता के बीच की दूरी कम होती है। प्रशासकीय कार्यक्रमों में जनता का व्यवहारिक सहयोग भी अर्जित किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि जब प्रशासकों के द्वारा या जिला अधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मीटिंग होती है या विभिन्न प्रकार की बैठकें होती हैं या कहीं का दौरा होता है, तो उसमें जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। वहाँ पर जो सभाएं होती हैं उन सभाओं में ये जो अधिकारी होते हैं जनता की समस्याओं से अवगत होते हैं और उन समस्याओं का निदान करने का प्रयत्न करते हैं। तो जनता का प्रशासन में समुचित भागीदारी आधुनिक राज्यों में होना चाहिए। तीसरा है लोक उद्यमों का संचालन सहकारी आधार पर। लोक उद्यम, जो लोक उद्यम होते हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, उसका संचालन सहकारी आधार पर किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्री शासन व्यवस्था में उद्यमों का संचालन सहकारी आधार पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो सहकारी समितियां होती हैं उन सहकारी समितियों में जनता का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाता है, जनता की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है। उद्योगों का संचालन एक निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निदेशक मंडल में कुछ चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और जनता उसमें कुछ प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। तो इस तरह से जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वही निदेशक मंडल में होते हैं और उनकी हिस्सेदारी होती है। इस तरह से निदेशक मंडल के माध्यम से जनता की प्रत्यक्ष रूप से लोक उद्यमों में हिस्सेदारी होती है।
जैसे हम देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक है, चीनी मिल है, इत्यादि विभिन्न प्रकार की इत्यादि विभिन्न फैक्ट्रियां हैं। उन फैक्ट्रियों में हम देखते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इस तरह से जनता की भागीदारी भी होती है। तो लोक उद्यमों में लोक उद्यमों का संचालन सहकारी आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासकीय नीतियों पर जन सहमति। प्रशासन के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, प्रशासन के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों पर जनता की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। तो प्रशासकीय अधिकारी प्रशासकीय अधिकारियों को नीतियों को अपने मन से नहीं बनाना चाहिए। प्रशासकीय अधिकारियों को नीतियों का क्रियान्वयन करने में या नीति निर्माण करने में जनता की भी सहमति लेनी चाहिए। और कुछ स्तर पर हम देख सकते हैं कि जो प्रशासक होते हैं वह जनता की सहमति भी लेते हैं। प्रशासकों का मंत्रियों से तालमेल होना। हम देखते हैं कि जब सरकार बनती है तो जब सरकार का गठन होता है तो विभिन्न विभागों का बंटवारा किया जाता है। हर विभाग का एक मंत्री होता है, यानी कि हर विभाग का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? एक मंत्री के द्वारा किया जाता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इत्यादि। तो लेकिन ये जो मंत्री होते हैं अपने विभागों का संचालन स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि हर विभाग का एक सचिव होता है। इस सेक्रेटरी के माध्यम से विभागों का संचालन किया जाता है। तो सचिव जो होता है उस विभाग का प्रशासक होता है। तो प्रशासकों को चाहिए कि मंत्रियों से वह तालमेल स्थापित करें और मंत्रियों द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करें, मंत्रियों के दिशा निर्देशों का वह पालन करते रहें। तो जब तक प्रशासकों का और मंत्रियों में आपसी तालमेल स्थापित नहीं होगा, समन्वय स्थापित नहीं होगा, सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तब तक हम कुशल प्रशासन का स्वप्न नहीं देख सकते हैं। संविधान के अनुसार प्रशासन का संचालन। हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है, कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। चाहे वह राष्ट्रपति हो या फिर जनता का आम सेवक हो, सब लोग संविधान के अधीन हैं। और सभी अधिकारी जो होते हैं वह संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। वह संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं उन आदर्शों का पालन इन प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। प्रशासन का संचालन जो होता है वह संविधान के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि संविधान में सभी अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, सभी अधिकारियों के दायित्व का उल्लेख किया गया है। संविधान में, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत पूरे भारत का ढांचा प्रस्तुत किया गया है। पूरे भारत के अधिकारियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद इत्यादि विभिन्न न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, सबका विस्तृत विवरण दिया गया है और सबके कार्य भी सौंपे गए हैं। और भारतीय प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न विषयों का भी बंटवारा किया गया है, जैसे कि केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, यानी कि पूरे जितने भी विषय हैं सब विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। हम देखते हैं कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्रीय संसद को होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। तो इस तरह से सूचियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों पर प्रशासन का क्षेत्र भी बांटा गया है। पूरे भारत का प्रशासन संघ सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार का प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, इसी तरह से जिला का प्रशासन जिला सरकार के द्वारा किया जाता है, ग्राम का प्रशासन ग्रामीण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। यानी कि ग्राम की जो समितियां होती हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं, इसके माध्यम से गांव का प्रशासन किया जाता है। तो इस तरह से हमारे संविधान के अंतर्गत 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अधीन त्रिस्तरीय संरचना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रशासन किया जाता है। तो हमारे संविधान के अनुसार जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासकों का भी दायित्व होता है कि वह संविधान का पालन करे और संविधान के अनुसार शासन करना सुनिश्चित करें। संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों का वह अक्षरशः पालन करते रहें।
इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है लोक प्रशासकों के लिए कि लोक प्रशासक ईमानदार हों, कर्तव्यनिष्ठ हों और निष्पक्ष हों। जब तक निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक वह कुशल प्रशासन नहीं कर सकते हैं। निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए, तटस्थता का पालन करना चाहिए, समस्याओं को देखकर, विवादों को देखकर उसका परीक्षण करके निस्तारण किया जाना चाहिए। एक तरफा निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। तो जो प्रशासक होते हैं उनका भी दायित्व होता है कि वह ईमानदारी पूर्वक शासन करें या निष्पक्षता पूर्वक न्याय सुनिश्चित करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्तव्यों की अवहेलना न करें। तो लोक प्रशासन आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासकों का यह दायित्व होता है कि इतने गुण उनमें भी विद्यमान हों। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, निष्पक्षता, ये सारे गुण उसमें विद्यमान जब तक नहीं होंगे तब तक वह एक कुशल प्रशासन राज्य को नहीं दे सकते हैं। आते हैं अब 8वें पॉइंट पर। 8वां पॉइंट है राजनीतिक निष्पक्ष आचरण के सिद्धांत का पालन। राजनीतिक निष्पक्ष आचरण यानी कि जो लोक प्रशासक होते हैं इनको राजनीतिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दबाव में आकर या राजनीति से प्रेरित होकर इनको कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि सत्तारूढ़ दल को प्रशासकों का उपयोग अपने हित में न करके जनता के हित में करना चाहिए। यह राजनीतिज्ञों को भी चाहिए कि प्रशासकों का उपयोग अपने हित में न करके वह जनता के हित में करें। और राजनीतिक परिवर्तन से लोक प्रशासकों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। राजनीतिक परिवर्तन से लोक प्रशासकों को हमेशा अप्रभावित और तटस्थ रहना चाहिए। हम देखते हैं कि जब सरकार बनती है तो सत्ता में परिवर्तन होता है, प्रशासकीय अधिकारियों में परिवर्तन होता है, प्रशासकीय अधिकारियों को इधर उधर किया जाता है। लेकिन सरकार को भी इस प्रशासकीय निष्पक्षता के आचरण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो योग्य अधिकारी हैं, योग्य प्रशासक हैं, जो क्षमतावान हैं, कार्यशील हैं, उनको उच्च पदों पर आसीन करे, यानी कि योग्यतम लोगों को ही उच्च पदों पर आसीन करें। राजनीति से प्रेरित होकर या किसी अन्य मानसिकता से प्रेरित होकर अपनत्व की भावना नहीं आनी चाहिए। तो लोक प्रशासकों का भी यह दायित्व होता है कि वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहें और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहकर कार्य करें, न्याय का कार्य करें और सब जनता की प्रत्येक समस्याओं को वह दूर करते रहें, समस्या निष्पादन का कार्य करते रहें। 9वां पॉइंट है लोक कल्याणकारी कार्य को करना। वर्तमान में राज्यों ने पुलिस राज्य से निकलकर लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। जैसा कि हम 16वीं शताब्दी में देखते हैं कि व्यक्तिवादी धारणा आती है। व्यक्तिवादी धारणा ने एक पुलिस स्टेट की कॉन्सेप्ट को दिया, पुलिस राज्य की अवधारणा को दिया, जिसमें राज्य को कम से कम कार्य करने होते थे। सारा कार्य व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाता था। राज्य केवल वही कार्य करता था जो व्यक्ति नहीं कर पाते थे, यानी कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते थे, देश की रक्षा नहीं कर पाते थे। तो सुरक्षा और देश की रक्षा का कार्य यह राज्य को सौंप दिया गया, बाकी सभी कार्य व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दिया गया। फिर उसके पश्चात समाजवादी धारणा आती है। समाजवादी धारणा के अंतर्गत राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है। लेकिन जब लोक कल्याणकारी अवधारणा आ जाती है तो राज्य के कार्यों में व्यापकतम वृद्धि हो जाती है, यानी कि व्यक्ति के पालने से लेकर कब्र तक राज्य की भूमिका नजर आती है, प्रशासन की भूमिका नजर आती है। अतः राज्य के कार्य क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि हुई है। अब राज्य के द्वारा प्रशासकों के माध्यम से मानव जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, अन्य विविध क्षेत्रों में कार्य किया जाता रहा है या कार्य किया जा रहा है। जैसे कि राज्य का यह दायित्व है कि वह समानता, स्वतंत्रता की स्थापना करे, समानता और स्वतंत्रता की स्थापना करे, यानी कि जो संविधान में दिए गए हैं, जो संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट को लागू करके वह फंडामेंटल राइट सबको प्रदान करे। जैसा कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। प्रशासकों का यह दायित्व है कि वह धर्म के आधार पर भेदभाव न करें, जाति के आधार पर भेदभाव न करें, वह लिंग के आधार पर यानी कि स्त्री या पुरुष के आधार पर भेदभाव न करें, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव न करें। जो सुविधाएं हैं वह समस्त नागरिकों को प्रदान करें, सभी लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें
और दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता दें। जैसे कि वर्तमान में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे फसल सुरक्षा बीमा योजना और दुर्घटना बीमा, किसान दुर्घटना बीमा इत्यादि विभिन्न सुविधाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कि आपदा के समय व्यक्तियों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे कि बिजली गिरने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पीड़ित व्यक्ति को कुछ धनराशि सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। आकस्मिक दुर्घटना के शिकार होने पर भी राज्य सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह से विकलांगता की स्थिति में, विधवा होने की स्थिति में, वृद्ध होने की स्थिति में सरकार के द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि नागरिकों का जीवन अधिक से अधिक उन्नत हो। जो प्रदेश में या राज्य में गरीबी है, अशिक्षा है, बेकारी है, भूखमरी है, इनके लिए भी विविध कार्य किए जा रहे हैं। लोक प्रशासन के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा इनके लिए भी विविध कार्य किए जा रहे हैं। बेकारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अशिक्षा को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। जो भूखमरी के शिकार हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि 2020 में कोरोना महामारी आया, कोविड-19 आता है। तो कोविड-19 के दौरान हम देखते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा सभी पीड़ितों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था की जाती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है। और जो कोरोना में मरने वाले लोग थे उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और 2020 से अभी तक सरकार के द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है कि जो पीड़ित वर्ग है या पीड़ित लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि जिससे कि वह भूखमरी के शिकार न हो। तो इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। निःशुल्क चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। और लोक कल्याणकारी राज्यों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। जो अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जितने भी आदर्श दिए गए हैं, उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, जितने भी आदर्श इस अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक समाहित हैं, सबको राज्य सरकार नीतियां बनाने में अपनाती हैं। अपनी नीतियां बनाने में राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करती है और उसी के अनुसार वह कार्य करती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? लोगों का अधिकतम कल्याण करना, लोगों का अधिकतम कल्याण करना। यानी कि राज्य सरकार या जो ये प्रशासन है यह लोगों को बहुत अधिक अमीर नहीं बना सकती है, लेकिन इतनी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और लोग भूखमरी के शिकार न हों। उनके पास इतने आर्थिक साधन रहें कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर लें। तो राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं ताकि समाज से या राज्य से अशिक्षा दूर हो, गरीबी दूर हो, आर्थिक विषमता दूर हो। और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। जैसे गांव का विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण स्वशासन के माध्यम से ग्राम का विकास किया जाता है। इसी तरह से राज्य सरकार का यह दायित्व है वह प्रशासन के माध्यम से सड़क, यातायात, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करे। सड़क, यातायात, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करे, सभी नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और राज्य सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी समाज में विषमता व्याप्त है सभी विषमताओं का अंत करके सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। सभी लोगों को समान सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। कोई भी व्यक्ति असुविधा का शिकार न हो, सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से मुहैया करवाई जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आइए अब देखते हैं 10वां पॉइंट, पद सोपानिक ढांचा में संतुलन एवं समन्वय
व नियंत्रण। लोक प्रशासन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रशासन चलाया जाता है उस प्रशासन में पद सोपानिक व्यवस्था होती है, पद सोपानिक ढांचा होता है, पद सोपानिक ढांचा होता है। यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वह शीर्ष पर होता है, फिर उससे छोटा अधिकारी उसके अधीन होता है, फिर उसके अधीन, फिर उससे छोटा अधिकारी उसके अधीन होता है। यानी कि पद सोपानिक व्यवस्था होती है, पद सोपानिक व्यवस्था होती है। और यह जो पद सोपानिक व्यवस्था होती है इसमें संतुलन स्थापित होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए और एक दूसरे पर नियंत्रण भी होना चाहिए। जैसे पूरे राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्य का मुखिया कौन होता है, राजनीतिक मुखिया कौन होता है, वह प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसके ऊपर राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इनमें भी नियंत्रण व संतुलन होना चाहिए। इसके साथ ही जितने विभिन्न प्रशासक होते हैं, विभिन्न प्रशासकों में जो अधिकारी वर्ग होता है, अधिकारी वर्ग में जो हायरार्की सिस्टम होता है, जो पदसोपानिक ढांचा होता है, उन ढांचे में भी यानी कि जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसको हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, पदसोपान संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत पद सोपानिक ढांचा है या पद सोपान का सिद्धांत है। इसमें सारे विवरण आपको उपलब्ध मैं कराऊंगा। तो जो उच्च अधिकारी होता है वह निम्न अधिकारी को आदेश देता है, जो निम्न अधिकारी होता है वह अपने अधीनस्थ को आदेश देता है। इस तरह से आदेश का जो है आदेश क्रमानुसार चलता रहता है। तो जो विभिन्न अधिकारी वर्ग होते हैं, विभिन्न जो पद सोपानिक ढांचा होता है, उस पद सोपानिक ढांचा में संतुलन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए और समन्वय स्थापित होना चाहिए। तभी आदेशों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है, विभिन्न योजनाओं को अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है, लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ गई है। जितने भी कार्य किए जाते हैं वह सब लोक प्रशासकों के द्वारा ही किए जाते हैं। सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? लोक प्रशासकों के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक बढ़ गई है। तो इस विभिन्न पॉइंट के अंतर्गत मैंने आपको आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका से अवगत कराया। इन पॉइंट को लेकर आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा खासा नोट आप तैयार कर सकते हैं और मेरे वीडियो को देखकर पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 2 शुरू करूंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।